देश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और आपको बताएं 15 राज्यों से 57 सदस्य चुन करके राज्यसभा में जाएंगे। इसमें से 41 सदस्य निर्विरोध चुन भी लिए गए हैं, यानी उनके सामने कोई चुनौती नहीं आई है। लेकिन बाकी बात करें तो इसमें 16 सीटों के लिए अब चुनाव होना बाकी है। 16 जो सदस्य हैं जिन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया है उनको चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, चुनाव प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये चुनाव है 10 जून को, ये 10 जून को चुनाव होगा। और सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प ये सीटें हैं वो दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ राज्यसभा की 6 सीटें हैं, लेकिन वहाँ से जो कैंडिडेट हैं नॉमिनेशन जिन्होंने फाइल किया है वो हैं 7, यानी चुनाव होना है 6 सीटों के लिए, कैंडिडेट 7 हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो 7 में से 6 लोग कौन होंगे। इसमें आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने 3 सदस्यों को मैदान में उतारा है, जिसमें से पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय। इसी तरह एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल को मैदान में उतारा है और शिवसेना ने संजय राउत और संजय पंवार को मैदान में उतारा है, और वहीं कांग्रेस से इमरान प्रताप गढ़ी को मैदान में उतारा है। अब सवाल यह है कि महाविकास अघाड़ी के 3 दल हैं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उनमें से कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता, क्योंकि जो कांग्रेस है इनके पास भी 44 सदस्य यानी वोट देने वाले जो विधायक हैं वो 44 हैं, जबकि जरूरत पड़ती है एक राज्यसभा मेंबर को चुनने के लिए जो महाराष्ट्र में वोट चाहिए, यानी जो विधायक वोट डालेंगे वो 42 चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास 44 हैं। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि इनका एक सदस्य कांग्रेस का चुना जाना तय है, और इनके पास क्योंकि 44 वोट हैं तो इनकी 2 वोट अतिरिक्त भी हैं। इसी तरह एनसीपी के पास 54 एमएलए हैं, 54 वोट उनको मिलनी है। फंसेगा शिवसेना का, और आपको बताएं वो क्यों, कि शिवसेना ने जिस तरह से उनके पास वोट जो हैं वो 55 हैं, लेकिन उन्होंने 2 सदस्य को उतारा है, और ये जो 2 सदस्यों को उतारने के लिए उनको सेकंड के लिए दूसरे सदस्य के लिए जो वोट चाहिए वो 28 वोटों की इनको जरूरत पड़ेगी। अब ये 28 वोट शिवसेना को कहां से आएंगी, जबकि इनके जो सहयोगी हैं एनसीपी उनकी 12 वोट और कांग्रेस की 2, यदि मिला भी रहे तो ये 14 होती हैं। 14 और वोटों की जरूरत पड़ेगी, विधायकों की जरूरत पड़ेगी शिवसेना को। इसी तरह जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें वो भी कांटे की टक्कर में है। उनके जो अभी तक के कुल जो वोट हैं सहयोगी दलों को मिला भी लें तो उन विधायकों की वोट मिलाकर बैठती हैं 112, लेकिन बीजेपी ने भी 3 कैंडिडेटों को मैदान में उतारा है, और जैसा मैंने बताया एक के लिए 42 वोट की आवश्यकता है, तो तीसरे कैंडिडेट के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी इस समय 14 वोटों की कमी दिख रही है। अब ये 14 वोट उसके पास कहां से आएंगी, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनकी निर्दलीय और छोटे दलों से बातचीत हुई है, उनके अनुसार वो सब पूरा हो जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस जो कि वहां पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो वहां की कमान संभाले हुए हैं, बड़े रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, इधर उधर कार्यक्रमों में जा रहे हैं। दूसरी तरफ शिवसेना है जिसको लगता है कि उनके पास जो शिवसेना को 28 वोटों की जरूरत है, 28 विधायकों की जरूरत है, उसमें जैसा मैंने कहा दोनों पार्टियों को मिला भी दें तो 14 बैठते हैं, 14 और चाहिए। और इसी के लिए शिवसेना परेशान है, और शिवसेना की एक परेशानी और है कि कहीं शिवसेना की जो खुद की वोट है, जो उनके विधायक हैं, उनमें कहीं भारतीय जनता पार्टी सेंध न लगा दे। और इसी डर से शिवसेना ने अपने जो विधायक हैं उनको होटल में शिफ्ट कर दिया है, यानी एक तरह से अस्थायी जेल आप कह सकते हैं, उसमें शिफ्ट कर दिया है। और उनको चिंता है कि कहीं इनमें से कोई टूट ना जाए। ये संजय राउत जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हम कितना भी कोई खरीद ले, हमारा एक भी विधायक बिकने वाला नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हमारे पास जो हमें जरूरत पड़ रही है 14 विधायकों की, हमारी व्यवस्था हो गई है। यहाँ आपको ये भी बता दें
महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसमें 13 निर्दलीय सदस्य हैं और बाकी छोटी बड़ी पार्टियां मिला दे तो वो भी 10 से ऊपर वोट हैं। और इसके आधार पर यह माना जा रहा है सभी अपना अपना दावा उन निर्दलीय और बाकी पर लगा रहे हैं। लेकिन यहां आपको यह भी बता दूं कि शिवसेना उसके अंदर जो विधायक हैं, एनसीपी के जो विधायक हैं, उनके जो अतिरिक्त वोट हैं उसमें तो क्रॉस वोटिंग होती नहीं है, क्योंकि जो पार्टी के विधायक हैं उनके लिए व्हिप जारी किया जाता है और व्हिप की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होता है। तो शिवसेना के जो विधायक हैं, एनसीपी के जो विधायक हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनको पार्टी का व्हिप मानना पड़ेगा, यानी पार्टी का उल्लंघन अगर किया तो उनकी सदस्यता जा सकती है, ऐसी कार्रवाई होती है। अब यह माना जा रहा है कि खेल असली जो है वो छोटे दलों को लेकर है और निर्दलियों को लेकर है। इन सबको देखते हुए अब जो छोटी पार्टी हैं उनकी तरफ सब लालायित हो रहे हैं और जो निर्दलीय हैं उनकी मान मुलव्वल मन बने हुए हैं। केवल कोशिश ये है कि वो जो निर्दलीय है वो किसके साथ कितने जाएंगे, लोग उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हुए हैं, अलग अलग पार्टी अपनी तरफ लगाने लगे हुए हैं। और इसी में आपको बता दूं कि जो छोटे दल हैं उसी में हितेंद्र ठाकुर हैं बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के, उनके 3 विधायक हैं, वो घोषणा भी कर चुके हैं, उनका इशारा मिल चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आपको बताएं पिछले दिनों जो हलचल हुई है उस हलचल में ये देखा जा रहा है कि लोगों का भ्रम जाल जो है वो शिवसेना से टूटता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख बढ़ रहा है। लोगों को लग रहा है कि जब भी कभी चुनाव होंगे अब की बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी और इस समय केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो काम अच्छा कर रही है। उसके कारण से जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और उसके कारण से बीएमसी चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में होता है, उसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ता है। तो बीएमसी चुनाव थोड़े दिन बाद है और इस चुनाव में जनता का रुख क्या होगा, मुंबई की जनता का रुख क्या होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से शिवसेना की सरकार के चलते उनके 2 मंत्री अभी तो जेल में हैं, तो वो 2 वोट भी उनकी कम है और उसके लिए उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि हमारे जो ये नवाब मलिक हैं और अनिल देशमुख हैं, क्योंकि वो विधानसभा सदस्य हैं, उनको वोट डालने के लिए जेल से रिहा किया जाए वोट डालने के लिए। अब देखते हैं न्यायपालिका उसमें क्या तय करती है, क्या उनको वोट डालने का अधिकार मिलता है, क्या वो जेल से छूट पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो शिवसेना है वो बड़ी टेंशन में है। उनको लगता है कि उन्होंने जो पर्चा दाखिल 2 सदस्यों का करा दिया है, एक तो निश्चित रूप से चुन ही जाएगा क्योंकि उनके पास 55 वोट हैं और दूसरे के लिए उनको जो कमी पड़ रही है उसके लिए शिवसेना ने अब इसको मान सम्मान का विषय बना लिया है और इसीलिए अपने सारे विधायकों को होटल में शिफ्ट किया है। वहीं जो कमी उनको पड़ रही है उसके लिए वो पूरी भरसक कोशिश में है और ये सब कोशिश में 14 वोट जुटाना अपने आप में कठिन है और वो तब कठिन ज़्यादा हो जाता है जब बीजेपी को भी उन निर्दलियों की आवश्यकता है। यानी निर्दलियों की संख्या 13 है, इन 13 की जरूरत बीजेपी को भी है, इन 13 की जरूरत शिवसेना को भी है और दोनों में कांटे की टक्कर है। अब ये देखा जाएगा कि ये निर्दलीय किधर जाएंगे, लेकिन अभी इतना जरूर तय है कि शिवसेना जिस तरह से घबराई हुई है इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि राज्यसभा सीटों के जो चुनाव हैं इससे पूरे जो अगले आने वाला बीएमसी का चुनाव है इस पर भी असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का यूं आपको बता दूं राज्यसभा में बहुमत हो चुका है, पहले ही वो 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन ये जितने सदस्य चुन करके जाएंगे ये उनके लिए प्लस में होगा। जो 41 सीटों पर निर्विरोध सदस्य चुने गए हैं उसमें आपको पहले ही बता दूं भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सदस्य चुन करके राज्यसभा में गए हैं। उसमें बीजेपी के 14, कांग्रेस के 4 और बाकी दलों के 2-2, 1-1 सदस्य हैं। यानी सबसे ज्यादा अगर सदस्य निर्विरोध 41 में भी चुने गए तो वो 14 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अब जो बाकी 16 सीटों पर चुनाव होना है उस 16 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य चुन करके राज्यसभा में जा रहे हैं। यानी एक बड़ा बहुमत, अच्छा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास होगा
और उसके कारण से आप देखेंगे जो अगले आने वाले दिन हैं, जो भी सत्र शुरू होने वाले हैं, मानसून सत्र जुलाई में शुरू होगा, उसके बाद शीतकालीन सत्र, तो जो सूत्र हैं भाजपा के वो ये बताते हैं कि जो मानसून सत्र है इसी में कई महत्वपूर्ण बिलों को लाने की तैयारी सरकार की तरफ से है। उसमें कॉमन सिविल कोड ये भी हो सकता है और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हो सकता है, ये बताया जा रहा है। दूसरी तरफ धार्मिक स्थलों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन कही थी और सरकार को भी नोटिस दिया था, इस बारे में भी कानून पर चर्चा हो सकती है। और जब ऐसी कोई चर्चा होनी हो तो फिर ये माना जा रहा है कि दोनों सदनों में बहुमत का होना बहुत जरूरी है। पिछली बार हमने देखा कि जिस तरह से बीजेपी जितने भी बिल लाई उसको राज्यसभा से पास कराने के लिए उनको सहयोगी दल या अन्य दलों से बातचीत करनी होती थी, फिर जाकर वे पास होते थे। लेकिन ये जो अब बिल आने हैं, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण हो, चाहे फिर वो धार्मिक कानून वाला हो, धार्मिक स्थल कानून, फिर चाहे वो यूसीसी हो, ये तीन ऐसे सेंसिटिव मुद्दे हैं कि इस पर कई दल तुष्टीकरण के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे। अभी तक हमने देखा बसपा ने सपोर्ट की, अभी तक हमने देखा कई ऐसे छोटे दल हैं जिन्होंने भाजपा को सपोर्ट की, चाहे वो कृषि बिल को लेकर रही, चाहे वो बाकी अन्य दलों के लेकर रही। लेकिन अब जो संवेदनशील मुद्दे हैं जिनका इन मानसून सत्र में आना तय माना जा रहा है, उसको लेकर के केवल और केवल सनातन संस्कृति, देश, इनको आगे रखने वाले लोग ही उसको सपोर्ट करेंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को खुद का बहुमत होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अब हो ही चुका है। तो निश्चित रूप से जो बहुप्रतीक्षित हमारे बिल हैं, अब ये माना जा रहा है कि इस राज्यसभा चुनाव के बाद जो प्रक्रिया 10 तारीख को पूरी हो जाएगी, इसके बाद वो बिल भी आसानी से भारतीय जनता पार्टी पास करा सकेगी और देश में एक नया अध्याय इसके बाद शुरू होने जा रहा है। वंदे मातरम।